मानसिक शक्ति के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं एक नए तरह के प्रयोग की, जिसमें एक कोर्स जिसका नाम है माइंड साइंसेस, मानसिक विज्ञान की बातें करते हैं। हमारा प्रयास है कि छात्रों को हर कक्षा में मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक विज्ञान के बारे में वे जरूरी जानकारियां दी जाएं, जिससे वे अपने जीवन में आने वाली हर चुनौतियों को पहचान सकें, उसके बारे में जानकारी रख सकें और स्वयं इस मामले में सशक्त हो सकें कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि हमारे देश में ये संभव नहीं हो पाया है कि हर किसी का कोई डॉक्टर हो और हम स्वास्थ्य के कारणों के लिए अपने डॉक्टर के पास जाएं, बातचीत करें। डॉक्टरों के पास हमारे समाज में लोग बीमारियों के लिए जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए नहीं जाते। ये कहा जाता है कि आप डॉक्टरों से जितना दूर रहें उतना आपके लिए अच्छा है। मतलब डॉक्टरों से दूर रहने का मतलब ये है कि आपकी बीमारियां आपको ना हो, मगर क्या इसका ये मतलब भी है कि बीमारियां नहीं होंगी तो आप स्वस्थ होंगे? जी नहीं। स्वास्थ्य की परिभाषा में ये बिल्कुल नहीं है। स्वास्थ्य जन कल्याण का विषय है। आप हर वो काम कर सके जो करना चाहते हैं, आप मन से खुश रहें, समाज की व्यवस्था में अच्छी तरह से व्यवस्थित रहें और आप अपनी क्षमताओं को निरंतर बढ़ाते रहें और उसी तरह आपको कोई बीमारी ना हो। ये सारे पैमाने स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं। तो हम बातें तो अपने छात्रों की कर रहे हैं और उनके निजी जीवन में होने वाली समस्याओं की बातें कर रहे हैं। जमाना बदलता है, वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन यदि कुछ नहीं बदलता तो वह है जीवन की समस्याएं। सिर्फ उसका रंग और रूप बदलता रहता है। सभी कहते हैं कि जब तक जीवन है, जब तक ये दुनिया है, तब तक समस्याएं हैं। जरूर है, अवश्य है, मगर हर वक्त में, हर कालखंड में उन समस्याओं की तीव्रता और उन समस्याओं का प्रभाव मानव शरीर पर, मानव विज्ञान पर, मनुष्य की हस्ती पर क्या होगा, ये बदलता रहता है। पहले हम ये नहीं जानते थे कि बचपन में लोगों को मानसिक बीमारियां हो सकती हैं, परंतु आज की परिस्थिति अलग है। आज हम ये देखते हैं कि 9 से 10% बच्चे किसी न किसी मानसिक बीमारी से परेशान हैं। आज हम ये देखते हैं कि किशोरावस्था आते आते लोग घबराहट की बीमारी हो, चित्त की बीमारी हो, उदासीनता हो, अवसाद हो, निराशा हो, किसी न किसी समस्याओं से घिरे रहते हैं और ये वो कहते भी हैं और मदद मांगते भी हैं। तो लोग बदलते हैं, अगर कुछ नहीं बदलता तो समस्याएं, और समस्याएं न केवल बढ़ती रहती हैं, वे जटिल भी होती रहती हैं और उनकी तीव्रता भी बढ़ती रहती है। हमारे प्रेसिडेंट पुराने श्री अब्दुल कलाम ने लिखा है अपनी पुस्तक में कि नदी में गिरने से कोई नहीं मरता, लोग मरते हैं तैरना ना जानने से। कितनी सुंदर बात है। यदि आप इसका विश्लेषण करें तो यह आपको बताता है कि you need to develop enormous capacities. What are those capacities? That is your mental strength. ये आपकी मानसिक शक्ति है जो निरंतर आपको बढ़ाते रहना चाहिए। छात्रों को समस्याएं हैं, हमें उन्हें ये सिखाना है कि इन समस्याओं को कैसे पहचानें और हम ये भी जान लें कि इस जीवन की सारी समस्याएं, चाहे वो पैसे रुपए की हों, रिश्ते की हों, पढ़ाई की हों, चिंतन की हों, समाज की हों या मन की हों, उनका पहला लक्षण
मानसिक प्रभाव के रूप में सामने आता है। याद कीजिए क्या होता है जब आपके पास पैसे रुपए नहीं होते, या आप परीक्षाओं में फेल होने लगते हैं, या कोई कठिन समय सामने दिखाई पड़ता है, तो जो बात उभर के आती है वो ये है कि पहली बात आपको होती है वो है चिंता, और दूसरी समस्या नींद खराब होती है। ये दोनों मनोवैज्ञानिक विषय हैं, ये दोनों मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। हमें ये जानने और समझने में देर नहीं करनी चाहिए। हर छात्र को ये जानने और समझने में देर नहीं करनी चाहिए कि समस्याएं किस रूप में आपके सामने आती हैं, वे आपके मन पर प्रभाव डालकर आपके सामने आकर खड़ी होती हैं। फर्क ये है कि हम उसे पहचान नहीं पाते, और उसे पहचानने के लिए हमें अपने ज्ञान में, अपनी शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। इस मामले में बहुत कुछ लिखा गया है। हमारे कवियों ने, लेखकों ने और बड़े बड़े साहित्यकारों ने, चिंतकों ने बहुत कुछ इस पे लिखा है, जो हमें बचपन की किताबों में साहित्य के रूप में पढ़ाया भी जाता रहा है। मेरा ये विश्वास है कि शायद मनोविज्ञान को पढ़ाने का एक तरीका साहित्य रहा होगा, इसलिए साहित्य पर इतना जोर जो शुरू की पढ़ाई होती है उस पर दिया जाता है। हम सभी जानते हैं कि कविताएं आपको प्रोत्साहित करती हैं और वे आगे ले जाती हैं, मगर एक चीज जो कम रह जाती है वो ये है कि उसके साथ उसका वैज्ञानिक विश्लेषण सामने लोगों के आना चाहिए। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चलता रहता है। ऐसी कविताएं लिखी गई हैं जिससे लोग प्रोत्साहित होते हैं, बंद किताब फिर से खुल जाती है, लोग नींद से उठ जाते हैं, पढ़ने लगते हैं। मगर ये तरीका एक बहुत आसान तरीका था। हमें वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर छात्रों को ये सूचना देनी है कि मनोविज्ञान में लक्षण क्या होते हैं और हम मनोवैज्ञानिक समस्याओं को कैसे पहचानें। ये तो सिर्फ एक विषय है कि मनोवैज्ञानिक समस्याओं को कैसे पहचानें। हमें उन अवस्थाओं की पहचान करना आवश्यक है जो मनोवैज्ञानिक अवस्था को बिगाड़ती हैं, और एक ना एक दिन वे मनोवैज्ञानिक विकार या बीमारी के रूप में सामने दिखती है। We need to recognize the risk factors, the risk for mental health. What are those situations, what are those conditions which are perpetuating mental health conditions into abnormal conditions, which are responsible for transitioning a normal mental well-being into an abnormal mental state. These are called health risk, mental health risk factors. यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम की जो अवस्थाएं हैं उनकी पहचान करने की शिक्षा हमें अपने छात्रों को देना आवश्यक है। ये जोखिम के कारण व्यक्तिगत हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, व्यवस्था से लगे हुए हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस समाज में, जिस वातावरण में हमारे छात्र पल रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उसका what is the sense of equality, sense of respect, sense of mutual respect, the humane conditions, सामाजिक व्यवस्था में मानवीय मूल्य किस तरह से समाविष्ट हैं, ये देखना और उसे पर्याप्त मात्रा में हमें ये पहचानना चाहिए कि समाज में जो व्यवस्था है वे छात्रों के लिए अनुकूल है या नहीं। समाज में होने वाले परिवर्तन, जैसे कि
लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह से खाते हैं, उनका नाश्ता, सोने का समय, काम करने की क्षमता, काम करने का बोझ, काम करने का तनाव, इन सारी बातों में यदि सामंजस्य नहीं लाया जाएगा तो मन पर प्रभाव पड़ता है। जहाँ जहाँ प्रताड़ना होता है, जहाँ जहाँ दुख सामने आकर खड़ा होता है, वे सभी मानव मूल्यों को परिवर्तित करते हैं और मनोवैज्ञानिक लक्षण के रूप में सामने दिखाई पड़ते हैं। इस बात की आवश्यकता है कि किसी भी क्लास में या हर क्लास में हमें जान ले कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम की अवस्था से गुजर रहे होंगे, चाहे कारण कुछ भी हो। इसका अर्थ, उनकी पहचान करने का अर्थ उन्हें अलग करना या उन्हें किसी और नाम से पहचानना नहीं है। इसका अर्थ ये है कि वे हमें अधिक प्रिय हैं, वे इतने सक्षम नहीं हैं और हम चाहते हैं कि वे सभी दूसरे बच्चों की तरह सक्षम हो जाए। तो जब हम ये कहते हैं कि कोई लड़का कम इंटेलिजेंस का है, या किसी का मन नहीं लगता, या कोई चंचल है, या कोई नींद से परेशान है, या कोई हमेशा उदास रहता है, या किसी के घर में डाका पड़ गया है, या किसी के पिता की नौकरी खर्मा समाप्त हो गई है और वो तनाव में है, तो इसका अर्थ ये नहीं होना चाहिए। ना ही ये कॉन्टेक्स्ट इस तरह प्रस्तुत करना चाहिए जिससे उसे मन में छोटापन लगे, या जिससे उसके मन में राग या द्वेष या कोई भी नकारात्मक भावना प्रवेश करे। हमें यही बात उन्हें इस अंदाज में कहनी है कि आप वही हैं जैसे सब लोग हैं, मगर जिस तरह रंग अलग अलग होते हैं, हर रंग की गहराई कितनी होगी ये तो पहले से सुनिश्चित नहीं होता। कहीं कम, कहीं ज़्यादा। ये कम ज़्यादा को बराबर लाना शिक्षकों, अभिभावकों और समाज के लोगों का काम है। उन्हें ये पहचान कर कि कौन दुखी है, किसमें निराशा है, और अगर ये निराशा समाप्त न की गई तो ये एक दिन अवसाद का रूप ले लेगी, एक दिन डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा यह बच्चा। इस समस्या से बचाने के लिए उसकी पहचान आवश्यक है। और अगर पहचान के बाद उसे ये लगता है कि उसे अलग थलग किया जा रहा है, तो इसका मतलब होगा कि हमारी पहचान करने की व्यवस्था में, तरीके में कुछ न कुछ गुणात्मक सुधार होने की अत्यंत आवश्यकता है। Screening and surveillance for people who are at risk to develop mental health condition is extremely important, because that's the only way we can reach out to them. If we do not prevent the risk factors or risks for mental health conditions, we will be directly dealing with full-blown mental disorders after a few years. That's my caution. Continue.